हम लोग चैन। काशीराम साहब कहते थे शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। मैं पूछना चाहता हूँ 85% आबादी में क्या इतना भी योग्यता नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? क्या है ऐसा पैमाना जिसका जवाब मोहन भागवत जी को मुझे डिबेट में देना चाहिए। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो छोड़े आरक्षण कि भाई वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा, उनकी पोती बनेगी, उनका दामाद बनेगा, तो ये छोड़े ना सबसे पहले। जब तक अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण नहीं दिलवा देंगे, 27% अतिरिक्त, जब तक मैं ये मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू नहीं करा दूंगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। जिसमें जितना दम हो जोड़ लगा लो, हमें जितना दम हम लगाएंगे। मैं अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग आपको वोट देते हैं, हाँ होता है ना कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भैंस बकरी पालो, गलतफहमी मत पालो। मुझे ये गलतफहमी नहीं है। ये डिमांड है कि SC/ST के तरह OBC को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में दिया जाए, जिससे कि जिन जातियों ने विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देखा उनको भी विधानसभा लोकसभा में आने का मौका मिले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मंडल एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर ही पिछड़ों में सिहरन पैदा होनी चाहिए, अफसोस नहीं पैदा होती है। शायद इसी वजह से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने फिर से मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को हवा दे दी है। लखनऊ में एक बड़ा जन आंदोलन किया, उसको नाम दिया मंडल चेतना जन आंदोलन। खुद इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। लखनऊ में आपने मंडल चेतना जन आंदोलन किया जी। पहला सवाल तो यह है कि आपने इस आंदोलन का नाम मंडल चेतना क्यों दिया? दूसरा, आपने लखनऊ ही जगह क्यों चुनी? देखिए, आंदोलन तो हम लोग दिल्ली में भी कर सकते थे, क्योंकि ये तिथि महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त 1990, जब श्रद्धेय VP सिंह जी ने, जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, घोषणा की कि हम मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि लखनऊ जो है, सामाजिक न्याय की तरफ जब हम देखते हैं, सामाजिक न्याय की बड़ी धरती के रूप में लखनऊ हमें दिखाई देता है और महाराजा लाखन पासी की विरासत है। तो मुझे लगा कि लखनऊ में ही हमें इस कार्यक्रम करना चाहिए, इसलिए जो है 7 अगस्त तिथि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया। और ये आंदोलन शुरू हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक, घर घर तक ये बात जाए और सिहरन पैदा हो, और सिहरन ही पैदा ना हो, चिंतन पैदा हो। और इसका नाम चेतना पैदा करने के लिए कि हर व्यक्ति तक ये जाए और वो समझे कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें कुछ लागू हुई हैं, जिनकी संख्या 2 है, 40 सिफारिशों में 2 यानी कि 0.50, 1% सिफारिशें पूरी नहीं हुई, तब आप बहुत सारे आगे बढ़ गए हो, बहुत जगह पे आपका प्रतिनिधित्व पहुंच गया। अगर सारी सिफारिशें लागू होती तो देश में जो है एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होता। पिछड़े वर्ग का ध्यान उस तरफ जाए, उसके लिए चेतना जगानी जरूरी है, जागरूक करना बहुत जरूरी, इसलिए मंडल चेतना जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन का नाम रखा गया है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो लंबे समय से चुप्पी है, उनमें भी जो अपने आप को इन वर्गों का नेतृत्वकर्ता कहते हैं, उनकी चुप्पी भी मुझे खल रही थी। तो मुझे लगा कि यही एक तरीका है लोकतांत्रिक राष्ट्र में, संवैधानिक राष्ट्र में, कि चेतना पैदा करके, जागरूकता पैदा करके ही हम लोग अपने लोगों को इस जो गुलामी की बेड़ी है उनसे बाहर निकाल सकते हैं और उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर सकते हैं। वरना आप समझिए, इतना बड़ा समाज और फिर भी अपने अधिकारों के लिए हाथ फैलाता है। सोचना चाहिए, जिनकी आबादी 1931 में 52% थी, जो आज 60% होगी, वो तो देने वाला समाज होना चाहिए था, वो मांगने वाला समाज बना हुआ है। और उनके बच्चों को लखनऊ में 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, अभी 68,500 वाले आए थे मेरे पास। हाँ, अब आप देखिए कि यही अन्याय हो रहा है और यहाँ इतना बड़ा समाज रहता है, इतनी लीडरशिप है, तो इनको सबसे पहले जगाया जाए, एक मजबूत जो है विरासत तैयार की जाए। इसलिए ये यहाँ शुरू किया, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, सब जगह इसको लेके जाएंगे, उत्तराखंड में, हरियाणा में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जी बैकवर्ड कह लें या जाति आधारित पार्टियां कुछ बीजेपी के साथ सटी हुई हैं जी, और कुछ अपने आप को विपक्ष में मानती हैं और कहती हैं, तथाकथित रूप से कहती हैं, कोई कहता है हम बहुजन की पार्टी है, कोई कहता है हम पिछड़ों की पार्टी है। इन पार्टियों ने इस दौर में, जब स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि कमंडल की राजनीति पूरे अपने जोर शोर में है, उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई 7 अगस्त को मंडल दिवस तक कहने की, और आप इतना बड़ा जन आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो खतरा आपको क्या नजर नहीं आता है कि जो आपके पास अभी वोट बैंक है, उसको ये लगने लगेगा, अरे पहले उस कभी कभी वो कहता है कि देखो
मुस्लिमों की बात करने लगते हैं। स्पष्ट तौर पर आपने पिछड़ों के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है, तो कोई खतरा नजर नहीं आता इस पॉलिटिक्स में आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये सब लोग इस काम को कर रहे तो मेरी ज़रूरत क्या होती, पहली बात। दूसरी बात कि आप अम्बेडकरवादी समाज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो उनके मन में विरोधी ये भाव पैदा करेगा कि ये तो मुसलमानों के लिए ज़्यादा लड़ते हैं या पिछड़ों के लिए ज़्यादा लड़ते हैं। तो भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कोई नया नहीं है। मैं तो उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, जिस विरासत को इस देश में बहुजन समाज के महापुरुषों ने चलाया, सींचा, खून पसीने से अपने परिवार का बलिदान करके, और जिसकी वजह से आज मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। बिल्कुल भाई, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बिल्कुल। इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जो मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और बाबा साहब अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ना होते, उनका अनुसरण ना करते, तो बाबा साहब ही कहाँ होते। बाबा साहब ने तो खुद ही स्वीकार किया है कि अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो अम्बेडकर की कल्पना नहीं हो सकती थी। तो आप महसूस करके देखो कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माँ सावित्रीबाई फुले, माँ फातिमा शेख और आरक्षण के जो जनक हैं, जिन्होंने बाबा साहब का हाथ पकड़ के कहा, समाज को संदेश दिया कि ये आपके असली नेता हैं, जिन्होंने मूक नाक के लिए सहयोग किया कि आप अपनी पत्रकारिता जो है आगे बढ़ाइए, जिससे आपके समाज को जो है सही रास्ता मिल सके। और फिर ईवी पेरिया, रामा नायकर स्वामी, पेरियालाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, महामना राम सुवर्मा, बाबू शिवदयाल चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी, संतराम बी प्रजापति जी, ये किसके लिए काम कर रहे थे? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं तो वही काम आगे बढ़ा रहा हूं जो काम मान्यवर काशीराम साहब ने 89 में किया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो मैं काशीराम साहब जी के फॉर्मूले पे काम कर रहा हूं, और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, राजनीतिक लाभ के नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए इस देश में। देखिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो सकता है, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। ये पहला जो है वाक्य था मंडल कमीशन का। तो जो लोग असमानता के शिकार हो रहे हैं, जिनको यूजीसी की गाइडलाइन में अब ऐड किया जा रहा है, अगर मैं नहीं उनके लिए बोलूंगा तो कौन बोलेगा? मैं उनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? अगर मैं उनको जागरूक करने में अपना योगदान नहीं करूंगा, अगर फूले साहब जागरूक नहीं करते, साहू जी महाराज आरक्षण नहीं देते, तो क्या ये सामाजिक न्याय, भाई सामाजिक न्याय क्यों? क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है। तो सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला देने वालों के रास्ते पे हम नहीं चलेंगे तो हम कौन सा महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं? हम यही तो कहते हैं कि महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आंदोलन तो यही है ना कि जो हाशिए पे है उसको मुख्य धारा में लाना, जिसके अधिकार छीने गए उसको अधिकार दिलाने और स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़नी, यही तो आंदोलन है। उसको हम चलाने का काम करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, भाईचारा बनेगा तभी जाकर हम इस देश में सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे, और कमजोर हक वंचित समाज को उनका हक अधिकार दिला के स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिला पाएंगे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बहुत भरोसा नहीं रखता मैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो ये चर्चा होनी आवश्यक है कि जिस दौर में आप मंडल जनचेतना फैला रहे हैं लोगों में, उस दौर में अपने आप को पीडीए कहने वाले उसकी परिभाषा एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बदल करके एकदम खत्म टाइप का कर देते हैं। इतना कन्फ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन ये, जबकि संविधान के दम पर 37 सीटें आ रही हैं। कंफ्यूजन इसलिए है कि उनको लगता है कि हम इनकी बात करेंगे तो इनका कुछ वोट हमें मिल जाए। तो ये जैसे कहावत है ना कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भैंस बकरी पालो, गलतफहमी मत पालो। मुझे ये गलतफहमी नहीं है, मैं औरों के लिए नहीं कहना चाहता, अपने आधार पर कह रहा हूं आपसे। जैसे मैं, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग आपको वोट दे देंगे, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आपको इनके लिए कुछ इस तरह की डिमांड करनी चाहिए, इनके लिए सम्मेलन करने चाहिए, तो देखो मैं जाति के आधार पर सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच ये है कि हम ब्राह्मण समाज को दे क्या सकते हैं? भाई बीजेपी ने उनको 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में था, ठीक है। जो बच्चे उनको, जिनको अवसर नहीं मिल रहे थे, उनको अवसर मिलने लगे, तो थोड़े बहुत बच जा रहे थे क्योंकि मेरिट, भाई 50% तो उन्हीं के पास था। बिल्कुल। अब ये 10% और मिलने लगा है। तो इस पे गंभीर सवाल भी मैं अपनी बात के साथ छोड़ूंगा, आपके दर्शक उसका जवाब दें, सरकारों से भी जवाब मांगना, कल मैंने मांगा भी था। मांगा। दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपनी पार्टी के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया। तो मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम देख लेते हैं, भाई जो उनको मिलता आ रहा है, अगर हम उनको अपने खेमे में लाना चाहते हैं तो उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे उनके लिए। तो क्या कोई दल उनको मुख्यमंत्री बना सकता है? भाई मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं। सही बात है।
अगर किसी कोई दल कहता आगे बढ़ के कि भाई मैं ब्राह्मण हूं मुख्यमंत्री बना, तो वो शायद आपकी तरफ आ जाए, या आप उनको संविधान की हत्या करके 10 की जगह 20% आरक्षण दिला सकते हो, तो भी वो आपकी तरफ आ जाए। अदरवाइज किस आधार पे आपके पास आ जाए, कोई तो आपके पास वो होगा। लॉजिकल बात कही आप भाई प्रैक्टिकल बात है ना, इतना तो उनको, भाई वो सशक्त समाज है, लंबे समय से शासन सत्ता में रहा है, हर कितने भी आक्रमणकारी है सभी के साथ जो एडजस्ट होके वो सत्ता में रहा है, शासन में रहा है। तो आप ये बताओ, मैं तो इतना मूर्ख नहीं हूं, मुझे पता है कि भाई जैसे अब मैं कहूं कि मैं क्षत्रिय समाज के लोगों का सम्मेलन कर कहूं कि भाई मैं आपको जो है सम्मान दे दूंगा, तो भाई बीजेपी ने उनका मुख्यमंत्री बना रखा, मैं इससे बड़ा क्या सम्मान दे सकता हूं? उनका रक्षा मंत्री बना रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, प्रधानमंत्री बना दूंगा उनको या मुख्यमंत्री बना दूंगा? आप समझो मेरी बात को ना। तो मैं मतलब मुझे गलतफहमी नहीं है कि वो इतना समझदार समाज। बेसिकली होता क्या है, उत्तर प्रदेश का जब भी चुनाव आता है तो यहाँ एक चर्चा होती है कि ये समाज नाराज है। हाँ, हर बार और होती इसके है। इस नाराजगी के नाम पे वो उनके कुछ सीटों में टिकटों में बढ़ोतरी हो जाती है, बस यही होता है। हर पार्टी में चलता है कि नाराज है। तो ओके, वो फिर सब में दौड़ लगती है कि भाई इनको अपने खेमे में कर लो, इनको अपने खेमे में कर लो। मैं एक और चीज आपसे बता रहा हूँ, इंदिरा साहनी का जो केस है उसका जो जजमेंट है वो कहता है कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% ज्यादा नहीं हो सकती है। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया है। अब मेरा सवाल ये है आपके दर्शकों से भी और बुद्धिजीवी लोगों से भी कि क्या आरक्षण की कैप खत्म हो गई है कि 49.5 प्लस 10% ईडब्ल्यूएस, क्या 59.5% आरक्षण मिल रहा है, या फिर 49.5 में से ही किसी तरह से कटौती वटौती करके उसी में से जो है बैकलॉग और वो सब चीजें करके नई नियुक्तियों में वो करके घोटाले करके क्या उसी में से 10% दिया जा रहा है? या सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसने 50% कैप पार कर दी है? दूसरा, या फिर सरकार ने कौन सा ऐसा राजपत्र जारी किया जिसके आधार पर ईडब्ल्यूएस दिया जा रहा है तक लगा सब जगह पे? इसका जवाब मैं आपके दर्शकों से और बुद्धिजीवी लोगों से चाहता हूं, सरकार से चाहता हूं। मैंने कल भी उनको पूछा है कि आप बस ये बता दो कि कौन से आदेश के आधार पे आप ये कर रहे हैं, राज्य सरकार का आदेश है, केंद्र सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम भी उसको पढ़ लें कि आरक्षण की कैप हटके जो है, और अगर हट गई है तो हम इसलिए हम डिमांड करते हैं कि अब समय आ गया कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण दो और अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था कराओ, 27% से अलग, क्योंकि आज देश की नीड है। बिल्कुल, ये जो अति पिछड़ों में वो जातियां रह गई है, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, निषाद है, राजभर है, नुनिया चौहान है, सैन है, विश्वकर्मा है, सोनी है, और ऐसी सैकड़ों जातियां, 3900 जातियां जो है मंडल कमीशन में चिन्हित हुई थी, जिनका अभी एमपी नहीं बना है, जिनका आज विधायक नहीं है, जिनका आज सांसद नहीं है, जिनका जो है कैबिनेट में सेक्रेटरी नहीं है, जिनका एडिशनल सेक्रेटरी नहीं है, जिनका स्पेशल सेक्रेटरी नहीं है, जिनके यूनिवर्सिटी में चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, आज समय आ गया है, जिनके डीएम नहीं है, एसएसपी नहीं है, उनको जो है अतिरिक्त जो है 15% आरक्षण दो। मैं उनका हितैषी और मैं करूंगा इस काम को। मैं आप आज कह रहा हूं कि जिसमें जितना जोरों लगा लो, जब तक मैं ये मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू नहीं करा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण नहीं दिलवा देंगे, 27% अतिरिक्त, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जिसमें जितना दम हो जोर लगा लो, हमें जितना दम हम लगाएंगे। जब 10% ईडब्ल्यूएस की बात होती है जी, तो कॉलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठ जाता है जी। और अभी आपने संसद में जो एक विधेयक लाया गया था जजों की संख्या बढ़ाने वाला, उसको लेकर के आपने कमेंट भी किया कि हमें हाई जुडिशरी में यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन चाहिए। तो क्या सोच, तो मैंने क्या गलत किया आप ये बताओ ना। मतलब चपरासी के टेस्ट के लिए परीक्षा होती है भाई, इन जजों को जो तनख्वाह मिलती है, जो सहयोग मिलता है, जो सुविधाएं मिलती है, वो सरकार के पैसे से मिलती है, जनता के, सब जनता के पैसे से, और आफ्टर जो है रिटायरमेंट में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये सरकारी तंत्र है तो इसमें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? जबकि और कॉलेजियम का एक्ट एक कहता है, मैं आपको पूरा दे दूंगा, वो कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, और ये भी कहता है जो क्षेत्रवार जो रिप्रेजेंटेशन है प्रदेशवार, उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा हूँ 33 से 37 हो गए भाई, तो एससी एसटी ओबीसी के कितने आप बना रहे हो? पर लिस्ट आती है, एक भी नहीं मिलता है। कभी एक मिल जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, इस 85% आबादी में क्या इतना भी योग्यता नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? क्या है ऐसा पैमाना? जैसे मोहन भागवत जी ने अभी कहा कि जो सक्षम लोग हैं, हाँ सक्षम लोग हैं, वो आरक्षण छोड़। तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट आर्थिक रूप से संपन्न होने से सोशल स्टेटस बदलता है? इसका जवाब मोहन भागवत जी को मुझे डिबेट में देना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर जिसके पास पैसे हो गए हैं, या जो एक बार विधायक बन गया, या सांसद बन गया, या मंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया है, क्या उनका सोशल स्टेटस बदल गया है? इनकी पार्टी क्या अब क्या वो दलित की जगह, ओबीसी की जगह स्वर्ण हो गए?
राष्ट्रपति तक की तो जाति बता दी जाती है, हाँ, जब आप खुद से मंत्रिमंडल विस्तार करते हो, गर्व के साथ बताते हैं। या जब उपराष्ट्रपति बनाते हो, राष्ट्रपति बनाते, तो आप बताते हो कि हमने दलित समाज के इतने मंत्री बनाए, पिछड़े समाज के इतने बनाए, दलित समाज का राष्ट्रपति हमने बनाया, आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति हमने बनाया। ये बात आप खुद से कहते हो स्वयं से। तो सच ये है कि पैसे से सोशल स्टेटस नहीं बदलता है। और मैं आज कह रहा हूँ, अगले 50 साल बाद आरक्षण जैसी चीजें शायद उस पर चर्चा होनी कम हो जाएंगी, क्योंकि सोशल स्टेटस बदलेगा। आप अंतिम व्यक्ति को भी अपने पैरों पर खड़ा करो, मजबूत करो, उसको टैक्स पेयर बनाओ, और फिर जो है जनरल मेरिट का सामना भी करेंगे आपकी। मैं फिर कह रहा हूँ, आपकी जो भी मेरिट होगी जनरल, उसका सामना करेंगे, किसी कीमत पे आपके मेरिट को भी से भी पीछे नहीं हटेंगे। शर्त यह है कि रेस की लाइन एक हो जानी चाहिए, उसी तरह की सुविधा और जो है व्यवस्था हम लोगों को मिलने लग जाए, हमारे व्यक्ति को जिस तरह की औरों को मिल रही है, फिर रेस की लाइन एक हो जाएगी, तो हम आपकी जनरल मेरिट को भी फाड़ेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आपकी राजनीति को बहुत करीब से मैं देख रहा हूँ जी। मैं देखता हूँ कि लीक पर चलने वाली जो एक राजनीति होती है कि एकदम सेट पैटर्न हो जाता है कि मतलब सीधे इसी पर चलना है। आज जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, बैकड्रॉप में हमारे 2 तस्वीरें हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, पसंदीदा तस्वीरें। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की और बीपी मंडल साहब की। तो बीपी मंडल साहब की तो चलो ठीक है, दिखावे के लिए ही सही, तमाम पिछड़ों की बात करने वाले राजनीतिक दल या बहुजनों की बात करने कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बीपी सिंह जी को उनका समाज ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा, कह रहा कि इन्होंने पिछड़ों को दे दिया, और पिछड़े कुछ पा रहे हैं तो पहले तो मंदिर का घंटा बजाने जाते हैं कि भैया इनकी वजह से मिल गया। और आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की तस्वीर रखे हैं, कल मंच से आप कई बार उनका नाम लिए। नाम नहीं लिए सर, एक्चुअली हम उनका जो है उनके द्वारा किए गए प्रयास से और उनके द्वारा लिए गए निर्णय से जो सामाजिक बदलाव हुआ है, हम उसको समझते हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोग भले ही ना समझे, हम समझते हैं, और जो समझता है वो मानता है वीपी सिंह जी को उतना जितना हम मानते हैं। बिल्कुल। देखो, वीपी सिंह जी राजपूत समाज से आते हैं, हालांकि मैं उनको जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहता, और मुझे देखना चाहिए। ये उनके साथ उनके जो उनका जो कद है, उनके साथ ये गलत होगा अगर हम जाति के आधार पर देखेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, और जो निर्णय उन्होंने लिया उससे एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इन कुर्सियों को तक हम नहीं पहुंच सकते, तो उन पर जाने का अवसर हमें मिला, हमारी संख्या बढ़ी। तो वीपी सिंह जी को उनके समाज के लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि उनके ऊपर ये ठप्पा है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिलाने का काम किया। ये उनके ऊपर आरोप है, उनके आधार पर, जबकि सशक्तिकरण का बड़ा प्रयास है। बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। हाँ, जबकि उस समय के जो समकालीन जो नेतृत्व थे, शरद यादव जी से लेकर माननीय काशीराम साहब, तो 45 दिन तक वोट क्लब पे धरना देते रहे, नारा जो उन्होंने दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो वो इसलिए उनका सम्मान नहीं करते हैं, और पिछड़े वर्ग के लोग जाति के आधार पर, क्योंकि उनकी जब पिछड़े वर्ग से नहीं आते, उसमें सेट नहीं बैठ रहे हो, तो वो उनका सम्मान नहीं करते। ऐसे में एक किरदार जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया, जो है जिसके अंदर न्यायिक चरित्र था, तो मेरे जैसे व्यक्ति को जो जाति से परे, उसका सम्मान करना जरूरी हो जाता है, इस बात के साथ कि उस किरदार को भुला ना दिया जाए। तो कल मैंने मांग की कि सदैव वीपी सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए, और जिस दिन मैं इस हैसियत में आ जाऊंगा लोकसभा के अंदर, मैं लिख के देता हूं कि हम सरकारों को मजबूर कर देंगे कि वो वीपी सिंह जी को भारत रत्न दें, और साथ साथ बीपी मंडल जी को और माननीय काशीराम साहब को, ऐसे तमाम महापुरुषों को भी भारत रत्न से नवाजे, जिन्होंने इस देश के राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं इस बात से संकल्पित हूं कि जब अवसर मिलेगा कल, तो हम लोग इस काम को करेंगे, मजबूती से करेंगे। जो किरदार है इस देश के राष्ट्र के निर्माण में, चाहे वो अर्जक संघ के हों हमारे, चाहे मामना रामसु वर्मा जी हों, महाराज सिंह भारती जी हों, बाबू जगदेव प्रसाद हों, कपूरी ठाकुर जी, कपूर ठाकुर तो मिल ही गए, ऐसे तमाम जो है, ब्रह्मानंद लोधी जी हों, संतराम बी प्रजापति जी हों, इन सबको ये असली भारत रत्न है आपकी नजर में। हाँ, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी हों, ये जो एक लेगेसी है, इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको भी वो सम्मान मिले जो आजकल सत्ता से दूरी के कारण, बहुजन समाज के असल नेतृत्व की जो सत्ता दूरी, उसके कारण जो है, जो पिछड़ गए हैं, जिन नामों को बुला देगा, उनको भी उनकी चमक को फीका ना पड़ने दीजिए, उसका भी हम लोग मजबूत प्रयास करें। मैं कार्यक्रम कवर कर रहा था जन आंदोलन आपका, तो तख्तियां बहुत सारे लोग लिए थे अलग अलग तरह की, उनमें इस तरह की डिमांड थी जिनको लोग छूना तक नहीं चाहते। आपने न्यायपालिका में आरक्षण मांग लिया, आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग लिया,
आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन मांग लिया। मतलब इनको आदमी टच नहीं करना चाह रहा है। जी, मैंने उससे भी बड़ी बात की है। देखिए, न्यायपालिका में SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, ये देश की डिमांड है। प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC ST OBC समाज को अच्छा, आपने मिलना OBC भी जोड़ दिया उसमें? हाँ, मिलना ही चाहिए, हमारी डिमांड है। और सरकारी ठेके जो हैं, जिसमें जो सत्ता में लोग होते हैं अपने लोगों को अवसर देते हैं, बिल्कुल। और फिर उन ठेकों का क्या हाल हो रहा है, पुल देख लो आप, बिल्कुल। पंखे से सुखाया जा रहा है। ऐसे सरकारी ठेकों में भी इनके अंदर बिजनेसमैन डेवलप हों, आर्थिक रूप से सशक्त लोग डेवलप हों, तो सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, SC ST को मिला हुआ है पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभाओं में, बहुत बड़ी डिमांड है, लोकसभाओं में, लेकिन OBC को नहीं है। और OBC के नेताओं की हिम्मत नहीं है, कह दे कोई नाराज हो जाएगा। मैंने तो सुना ही नहीं है। OBC का कोई नेता कहेगा, उनको लगता है कि फलानी जाति नाराज होगी, फलाना ये नाराज हो जाएगा। और SC ST क्यों कहे, लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं वैचारिक आदमी हूं, विचारधारा पर आधारित आदमी हूं, चीज़ों को समझता हूं, इसलिए मेरी ये डिमांड है कि SC ST के तरह OBC को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में दिया जाए, जिससे कि जिन जातियों ने विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देखा, उनको भी विधानसभा लोकसभा में आने का मौका मिले। मैं ये समझता हूँ जिसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसकी चर्चा नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और जब वो जाए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं जब गया हूँ तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में। मैं 2 साल से तो मैं ही कह रहा हूँ, BSc की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, ऑल पार्टी मीटिंग में हर बार कहता हूँ कि SC ST पे जो अन्याय हो रहा है, जो उनको जमीनें मिली थी छीन ली गई है, जो उनकी नौकरियां थी वो खत्म कर दी गई है, जो उनका आरक्षण था उसको लगातार कमजोर किया जा रहा है, और फिर उनकी जो है उनके साथ NCRB का डेटा कह रहा है कि उनके साथ लूटपाट, हत्याएं, मारपीट और तमाम तरह के अन्याय और बलात्कार सब चीजें हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ जलाया जा रहा, मारा जा रहा। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि तमाम पुलिस या इंटेलिजेंस, तमाम एजेंसियां, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, ये क्या कर रही है देश के अंदर, सरकारें क्या कर रही हैं, जब लाखों महिलाओं के साथ जो है हर साल रेप, अत्याचार, घटनाएं और मरते और ये सब चीजें हो रही है, तो ये कर क्या रहे हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन फॉर्मूला क्या, अपराध क्यों नहीं कम हो रहा है, क्या हम लोग बनने के लिए पैदा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, जब मैं हूं और डिमांड कर रहा हूं तो चर्चा नहीं हो रही है, आप समझो कि वहां कोई डिमांड ही नहीं कर रहा मेरे अलावा इस बात को, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर विभिन्न समुदाय का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन पर चर्चा होगी। इसलिए मैं चाहता हूं जिन जातियों को मौका नहीं मिला उनको मिले, उनको अग्नि पंक्ति में लाने के लिए आज जरूरी है कि राजनीतिक आरक्षण जो है पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को मिले, देश की ये मांग है। हालांकि ये सवाल मतलब मेरे लिए सवाल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ये सवाल तैर रहा है तो इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है। तमिलनाडु ने तो एक प्रयोग किया, उसने वहाँ की किसी भी पार्टी ने, स्थापित पार्टी ने एक जाति को टिकट नहीं दिया। हालांकि अभी आपने केवल 45 टिकट दिए, आपने OBC को भी टिकट दिया, सिख को भी टिकट दिया, मुस्लिम्स को भी टिकट दिया, SC वर्ग को भी टिकट दिया, लेकिन जो तथाकथित जो सवर्ण, हाँ, जनरल सीटों पे भी दिया, 5-5 पे आपने, जो अपने आप को सवर्ण मान करके बैठे हैं, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती, जैसा घुमाते रहते हैं मीडिया वाले घुमाते रहते हैं, चलो देख लेते हैं, और आपने उनको सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, काशीराम साहब कहते थे शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। ये तो बड़े दिन बाद सुन रहा हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की कहने की। आप मेरी बात तो समझो, हम सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो सब भाई हमारे साथ आ जाएंगे तो वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बना के रखने का काम करेंगे, तो उनके साथ मिलकर आंदोलन आगे नहीं जा सकता। उनमें भी जो इस विचारधारा के लोग हैं, फूले, साहू, अंबेडकर, सामाजिक न्याय, VP सिंह जी के कैरेक्टर को बिल्कुल वो करने वाले, वो जो लोग हैं वो सामने निकल के आए, हम लोग उनका सम्मान करेंगे। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जिसको हम नेता बना रहे हैं वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लोगों के लिए काम करेगा, या उनके विरोध में काम करेगा, नहीं उनके विरोध में काम करेगा, ये भी बात है, आप समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम ना नहीं कर रहे हैं किसी को, कोई संविधानवादी, अंबेडकरवादी, फूले साहूवादी, VP सिंहवादी, BP मंडलवादी अगर कोई है तो वो आए, अपने कार्य को बताए कि उसने इन वर्गों के लिए क्या क्या काम किए हैं, और जो डिमांड्स हम कर रहे हैं, प्रमोशन, रिजर्वेशन, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, इन वर्गों को
वो और वो राजनीतिक आरक्षण क्या इसका वो हितैषी है, क्या इसका समर्थक है, तो वो आए बाहर निकल के, हम लिख के कहते हैं हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे, उसको टिकट भी देंगे, उसके लिए वोट भी मांगेंगे, उसको जिताने के लिए जी जान भी लगाएंगे, हम गारंटी देते हैं। हम जाति के विरोधी नहीं है, अगर होते तो वीपी सिंह की तस्वीर क्यों लगाते? सही बात है, बिल्कुल। हम जाति के विरोधी नहीं है, हम महापंडित राहुल शंकराचार्य का भी सम्मान करते हैं, बिल्कुल। हम ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, हमारी मित्रता भी है सब लोगों से, पत्रकारिता में बहुत सारे हमारे साथी हैं और व्यक्तिगत रिश्ते भी हमारे हैं, लेकिन सवाल यहाँ बुनियादी राजनीति अलग विषय है, जैसे धर्म अलग विषय है, आस्था अलग विषय है, बिल्कुल। राजनीति अलग विषय। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं कि हमें किसी की धार्मिक आस्था पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हम अंधविश्वास पाखंडवाद से मुक्त भारत के लिए प्रयास करें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राइट है, ये भारतीय का संविधान कहता है, आर्टिकल 51 में ये है। लेकिन हमें ध्यान रखना कि हमें किसी भावनाओं का अपमान नहीं करना है। हम जिस राह नहीं चलना चाहते उस राह को छोड़ दें, बिल्कुल, अपने आप को दूसरी राह की तरफ ले चलें, लेकिन किसी मकसद से इस तरह काम करने से समाज में विभाजन होगा, मतलब विरोध की बजाय बायकॉट की बात कर रहे हैं आप बताइए। देखिए, किसी को अगर मैं किसी से सहमत नहीं हूं तो ठीक है, नहीं सहमत तो अपना रास्ता बदल, बिल्कुल, हिंसा रास्ता नहीं है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये देश अंधविश्वास पाखंडवाद मुक्त बने, और आज नहीं तो कल बनेगा, आप देख लेना। लोग समझने लगे चीजों को, लोग समझने लगे कि कौन जो है धर्म के नाम पे 500 रुपए की जमीन लेके जो मध्य प्रदेश में बैठ गया है, और कौन किसी गरीब की जमीन छीन रहा है, कुशवा समाज के लोग गोली मारा। अब देश समझने लगा धीरे धीरे चीजें, अब सोशल मीडिया का समय, वीडियो बनती है, सब लोगों के सामने आ रही है, बिल्कुल। और कैसे घोटाले हो रहे हैं राम के नाम पे, आपने देखा नहीं अयोध्या में क्या हो रहा है, कि देखिए आपके नीचे कैमरे के सामने, और वहां तो कहते हैं साक्षात राम है वहां, भाई अब तो स्थापित भी कर दिया, पहले तो नहीं भी थे, अब तो जो है प्राण प्रतिष्ठा करके फिर भी लूट हो जा रही है। आप समझो कि अब बताइए क्या बताएं, अगर इसको लीगली इस मामले को देखें तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भाई अगर किसी के रहते अगर चोरी हो रही है, कोई मतलब जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, उस कमरे से कोई चीज उठ जाए तो मुझसे पूछताछ की जाएगी, तो एफआईआर करवा दें क्या फिर? लीगली तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप यहीं हो, आपके सामने चोरी हुई, तो आपने बताओ किसने की। चोरी क्या, रेप तक हो जा रहे हैं सामने आमने सामने, अब क्या है। अब ठीक है, और यही कह सकते हैं कि लोगों को इन सब चीजों से दूर होके, बिल्कुल, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और शिक्षा को हथियार बनाना चाहिए। और जो हमने कहा है, आज मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा मुफ्त, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन हाई 12 तक ही नहीं, पीएचडी, जो भी आप टेक्निकल कोर्स जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी इतना आसान करना चाहिए कि गरीब का बेटा भी उसका लाभ ले सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस पूरे इंटरव्यू को गौर से देख लीजिएगा। एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा भाई, रुको, और हम कितने पैसे लिए टिकट में, प्रभारी, अरे कोई बता ही नहीं, मैं सोच रहा था कोई बता दे। नहीं तो आप उनसे अलग से पूछो, उनका स्टिंग कर लो कि हम कितना जो है पैसा वैसा लिए। कोई बताने को तैयार नहीं, कह रहा 1 रुपया नहीं लगा हमारा। हम फिर कई लोगों से पूछा हमने, प्रत्याशी हम देखे आपका, हमने पिछले वर्ग वालों से भी पूछा, तो हमसे पूछ लेते, बता दो भाई, आप हमसे पूछ लेते, कहें को आप उनसे पूछे, तो आप सही चीज नहीं बताते ना। हमने कहा प्रत्याशी डायरेक्ट पूछ ले कि भाई क्या पैसा लगा। आप थंबनेल जो आप लगाए हैं वो देख के हम सोचे कि भाई कौन ऐसा कह दिया कि हम पिछले कुछ लिए हैं। हमने तो कोशिश की है सामाजिक न्याय के रूप सारी जातियों को दंगल सेट पे। लेकिन मैं क्या पूछना चाहता था कि जो इंटरव्यू हो रहा था वो मजा खेल चल रहा था या इंटरव्यू वास्तव में चल रहे थे, वो समझना चाह रहा था मैं। पूछो, इंटरव्यू के बाद उनको 1 महीना लगा इन सब चीजों को होने में, और अभी तो फिर नई लिस्ट आ रही है, नई लिस्ट आ रही है, उसमें भी चर्चा होगी कि इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, इसको नहीं, फिर ऐसे ही होगा। अब वही होगा जो मतलब सामाजिक न्याय होगा के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में सामाजिक न्याय ही होगा, और वो दिखेगा आपको होते भी। इस इंटरव्यू को बहुत पूरा अंत तक गौर से देखिएगा, आपको एक बात का जवाब खुद मिल जाएगा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। मैं एकदम क्लियर हूं अपनी जिंदगी में, खुली किताब की तरह, जिसका समर्थन है, खुले तौर पर है, विचारधारा के साथ है। तो अगर आपके मन में सवाल उठता है कि मैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी पॉलिटिक्स और बहुजन राजनीति को क्यों इतना ज़्यादा कवर करता हूं, इस पूरे इंटरव्यू में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो राजनीति जो अब मुंह से लोग बोलने से बचते हैं, सीधे सीधे मंडल की बात, सीधे सीधे कमंडल की बात, सीधे सीधे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात। और एक बात ऐसी सुनी मैंने जिसको कितने सालों पहले मैं सुनता था मान्यवर साहब के मुंह से कि शेर और बकरी एक बाड़े में नहीं रह सकते, मतलब वरना तो दोनों में बहुत जल्द जो है कोई एक जगह खाली दिखाई देगी, और जगह किसकी खाली होगी आप समझो। बिल्कुल, जैसे शेर ताकतवर होगा बकरी को खा जाएगा। अब इतनी स्पष्ट राजनीति के बावजूद अगर मैं इनका वास्तविक काम लोगों के बीच में न ले जाऊं
तो शायद मैं मिशन के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, इसलिए सारे आरोप स्वीकार हैं। इंटरव्यू सुन लीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लेकिन निष्पक्षता के साथ। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। काशीराम साहब कहते थे शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, 85% आबादी में क्या इतना भी योग्यता नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? क्या है ऐसा पैमाना? इसका जवाब मोहन भागवत जी को मुझे डिबेट में देना चाहिए। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो छोड़े आरक्षण कि भाई वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा, उनकी पोती बनेगी, उनका दामाद बनेगा, तो ये छोड़े ना सबसे पहले। जब तक अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण नहीं दिलवा देंगे, 27% अतिरिक्त, जब तक मैं ये मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू नहीं करा दूंगा, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठे। जिसमें जितना दम हो जोड़ लगा लो, हमें जितना दम हम लगाएंगे। मैं अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग आपको वोट देते हैं, हाँ होता है ना कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भैंस बकरी पालो, गलतफहमी मत पालो। मुझे ये गलतफहमी नहीं है। ये डिमांड है कि SC/ST के तरह OBC को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में दिया जाए, जिससे कि जिन जातियों ने विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देखा, उनको भी विधानसभा लोकसभा में आने का मौका मिले। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मंडल एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर ही पिछड़ों में सिहरन पैदा होनी चाहिए, अफसोस नहीं पैदा होती है। शायद इसी वजह से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने फिर से मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को हवा दे दी है। लखनऊ में एक बड़ा जन आंदोलन किया, उसको नाम दिया मंडल चेतना जन आंदोलन। खुद इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद जी हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप। लखनऊ में आपने मंडल चेतना जन आंदोलन किया जी। पहला सवाल तो यह है कि आपने इस आंदोलन का नाम मंडल चेतना क्यों दिया? दूसरा, आपने लखनऊ ही जगह क्यों चुनी? क्योंकि आंदोलन तो हम लोग दिल्ली में भी कर सकते थे, क्योंकि ये तिथि महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त 1990, जब श्रद्धेय VP सिंह जी ने, जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, घोषणा की कि हम मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि लखनऊ जो है, सामाजिक न्याय की तरफ जब हम देखते हैं, सामाजिक न्याय की बड़ी धरती के रूप में लखनऊ हमें दिखाई देता है और महाराजा लाखन पासी की विरासत है। तो मुझे लगा कि लखनऊ में ही हमें इस कार्यक्रम करना चाहिए। इसलिए जो है 7 अगस्त तिथि को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम किया और ये आंदोलन शुरू हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक, घर घर तक ये बात जाए और सिहरन पैदा हो, और सिहरन ही पैदा ना हो, चिंतन पैदा हो। और इसका नाम चेतना पैदा करने के लिए कि हर व्यक्ति तक ये जाए और वो समझे कि जब मंडल कमीशन की सिफारिश से कुछ लागू हुई हैं, जिनकी संख्या 2 है, 40 सिफारिशों में 2 यानी कि 0.50, 1% पूरी नहीं हुई, तब आप बहुत सारे आगे बढ़ गए हो, बहुत जगह पे आपका प्रतिनिधित्व पहुंच गया। अगर सारी सिफारिशें लागू होती तो देश में जो है एक बहुत बड़ा जो है परिवर्तन होता। पिछड़े वर्ग का ध्यान उस तरफ जाए, उसके लिए चेतना जगानी जरूरी है, जागरूक करना बहुत जरूरी। इसलिए मंडल चेतना जन आंदोलन के रूप में इस आंदोलन का नाम रखा गया है। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो लंबे समय से चुप्पी है, उनमें भी जो अपने आप को इन वर्गों का नेतृत्वकर्ता कहते हैं, उनकी चुप्पी भी मुझे खल रही थी। तो मुझे लगा कि यही एक तरीका है लोकतांत्रिक राष्ट्र में, संवैधानिक राष्ट्र में, कि चेतना पैदा करके, जागरूकता पैदा करके ही हम लोग अपने लोगों को इस जो गुलामी की बेड़ी है उनसे बाहर निकाल सकते हैं और उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर सकते हैं। वरना आप समझिए, इतना बड़ा समाज और फिर भी अपने अधिकारों के लिए हाथ फैलाता है। सोचना चाहिए, जिनकी आबादी 1931 में 52% थी, जो आज 60% होगी, वो तो देने वाला समाज होना चाहिए था, वो मांगने वाला समाज बना हुआ है। और उनके बच्चों को लखनऊ में 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, अभी 68,500 वाले आए थे मेरे पास। हाँ, अब आप देखिए कि यही अन्याय हो रहा है और यहाँ इतना बड़ा समाज रहता है, इतनी लीडरशिप है, तो इनको सबसे पहले जगाया जाए, एक मजबूत जो है विरासत तैयार की जाए। इसलिए ये यहाँ शुरू किया, फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, सब जगह इसको लेके जाएंगे, उत्तराखंड में, हरियाणा में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जी बैकवर्ड कह लें या जाति आधारित पार्टियां कुछ बीजेपी के साथ सटी हुई हैं जी, और कुछ अपने आप को विपक्ष में मानती हैं और कहती हैं, तथाकथित रूप से कहती हैं। कोई कहता है हम बहुजन की पार्टी है, कोई कहता है हम पिछड़ों की पार्टी। जी। इन पार्टियों ने इस दौर में
जब स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि कमंडल की राजनीति पूरे अपने जोर शोर में है, जी। उन्होंने हिम्मत नहीं जुटाई 7 अगस्त को मंडल दिवस तक कहने की, और आप इतना बड़ा जन आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो खतरा आपको क्या नजर नहीं आता है कि जो आपके पास अभी वोट बैंक है उसको ये लगने लगेगा, अरे पहले उस कभी कभी वो कहता है कि देखो मुस्लिमों की बात करने लगते हैं, स्पष्ट तौर पर आपने पिछड़ों के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है, तो कोई खतरा नजर नहीं आता इस पॉलिटिक्स में आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर ये सब लोग इस काम को कर रहे तो मेरी जरूरत क्या होती? पहली बात। दूसरी बात कि आप अंबेडकरवादी समाज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो उनके मन में विरोधी ये भाव पैदा करेगा कि ये तो मुसलमानों के लिए ज़्यादा लड़ते हैं या पिछड़ों के लिए ज़्यादा लड़ते हैं। तो भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कोई नया नहीं है, मैं तो उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, जिस विरासत को इस देश में बहुजन समाज के महापुरुषों ने चलाया, सींचा, खून पसीने से अपने परिवार का बलिदान करके, और जिसकी वजह से आज मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। बिल्कुल भाई, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु माना। बिल्कुल। इस देश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जो मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और बाबा साहब अगर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ना होते, उनका अनुसरण ना करते, तो बाबा साहब ही कहाँ होते? बाबा साहब ने तो खुद ही स्वीकार किया है कि अगर ज्योतिबा फूले नहीं होते तो अम्बेडकर की कल्पना नहीं हो सकती थी। तो आप महसूस करके देखो कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख और आरक्षण के जो जनक हैं, जिन्होंने बाबा साहब का हाथ पकड़ के कहा, समाज को संदेश दिया कि ये आपके असली नेता हैं, जिन्होंने मूक नाक के लिए सहयोग किया कि आप अपनी पत्रकारिता जो है आगे बढ़ाइए, जिससे आपके समाज को जो है सही रास्ता मिल सके। और फिर ईवी पेरिया, रामा नायकर स्वामी, पेरियालाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, चौधरी महाराज सिंह भारती, मामला राम सुवर्मा, बाबू शिवदयाल चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी, संतराम बी प्रजापति जी, ये किसके लिए काम कर रहे थे? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मैं तो वही काम आगे बढ़ा रहा हूं जो काम मान्यवर काशीराम साहब ने 89 में किया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो मैं काशीराम साहब जी के फॉर्मूले पे काम कर रहा हूं, और ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ये राजनीतिक लाभ के नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए इस देश में। देखिए, समान लोगों के साथ समान व्यवहार हो सकता है, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता। ये पहला जो है वाक्य था मंडल कमीशन का। तो जो लोग असमानता के शिकार हो रहे हैं, जिनको यूजीसी की गाइडलाइन में अब ऐड किया जा रहा है, अगर मैं नहीं उनके लिए बोलूंगा तो कौन बोलेगा? मैं उनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? अगर मैं उनको जागरूक करने में अपना योगदान नहीं करूंगा, अगर फूले साहब जागरूक नहीं करते, साहू जी महाराज आरक्षण नहीं देते, तो क्या ये सामाजिक न्याय? भाई, सामाजिक न्याय क्यों? क्योंकि सामाजिक अन्याय हो रहा है। तो सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए सामाजिक न्याय देना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला देने वालों के रास्ते पे हम नहीं चलेंगे तो हम कौन सा महापुरुषों का आंदोलन चला रहे हैं? हम यही तो कहते हैं कि महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। तो आंदोलन तो यही है ना कि जो हाशिए पे है उसको मुख्य धारा में लाना, जिसके अधिकार छीने गए उसको अधिकार दिलाने और स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़नी, यही तो आंदोलन है। उसको हम चलाने का काम करें। और मैं फिर कह रहा हूँ, भाईचारा बनेगा तभी जाकर हम इस देश में सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे, व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे, और कमजोर हक वंचित समाज को उनका हक अधिकार दिला के स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिला पाएंगे। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बहुत भरोसा नहीं रखता मैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं तो ये चर्चा होनी आवश्यक है कि जिस दौर में आप मंडल जनचेतना फैला रहे हैं लोगों में, उस दौर में अपने आप को पीडीए कहने वाले उसकी परिभाषा एक बार नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बदल करके एकदम खत्म टाइप का कर देते हैं। इतना कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन ये, जबकि संविधान के दम पर 37 सीटें आ गई। कन्फ्यूजन इसलिए है कि उनको लगता है कि हम इनकी बात करेंगे तो इनका कुछ वोट हमें मिल जाए। तो ये जैसे कहावत है ना कि कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, भैंस बकरी पालो, गलतफहमी मत पालो। मुझे ये गलतफहमी नहीं है, मैं औरों के लिए नहीं कहना चाहता, अपने आधार पर कह रहा हूं आपसे। जैसे मैं, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग आपको वोट दे देंगे, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि आपको इनके लिए कुछ इस तरह की डिमांड करनी चाहिए, इनके लिए सम्मेलन करने चाहिए, तो देखो मैं जाति के आधार पर सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन सच ये है कि हम ब्राह्मण समाज को दे क्या सकते हैं? भाई, बीजेपी ने उनको 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में था। ठीक है, जो बच्चे उनको जिनको अवसर नहीं मिल रहे थे उनको अवसर मिलने लगे, तो थोड़े बहुत बच जा रहे थे क्योंकि मेरिट, भाई 50% तो उन्हीं के पास था। बिल्कुल। अब ये 10% और मिलने लगा है, तो इस पे गंभीर सवाल भी मैं अपनी बात के साथ छोड़ूंगा। आपके दर्शक उसका जवाब दें, सरकारों से भी जवाब मांगना। कल मैंने मांगा भी था। मांगा। दूसरा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं, अपनी पार्टी के ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया।
तो मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम देख लेते हैं भाई, जो उनको मिलता आ रहा है, अगर हम उनको अपने खेमे में लाना चाहते हैं तो उनसे उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे उनके लिए। तो क्या कोई दल उनको मुख्यमंत्री बना सकता है? भाई मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं। सही बात है। अगर किसी कोई दल कहता आगे बढ़ के कि भाई मैं ब्राह्मण में मुख्यमंत्री बना, तो वो शायद आपकी तरफ आ जाए। या आप उनको संविधान की हत्या करके 10 की जगह 20% आरक्षण दिला सकते हो, तो भी वो आपकी तरफ आ जाए। अदरवाइज किस आधार पे आपके पास आ जाए? कोई तो आपके पास वो होगा। लॉजिकल बात कही आप भाई प्रैक्टिकल बात है ना। इतना तो उनको, भाई वो सशक्त समाज है, लंबे समय से शासन सत्ता में रहा है, हर कितने भी आक्रमणकारी है सभी के साथ जो एडजस्ट होके वो सत्ता में रहा है, शासन में रहा है। तो आप ये बताओ, मैं तो इतना मूर्ख नहीं हूं, मुझे पता है कि भाई जैसे अब मैं कहूं कि मैं क्षत्रिय समाज के लोगों का सम्मेलन कर कहूं कि भाई मैं आपको जो है सम्मान दे दूंगा, तो भाई बीजेपी ने उनका मुख्यमंत्री बना रखा, मैं इससे बड़ा क्या सम्मान दे सकता हूँ? उनका रक्षा मंत्री बना रखा है, तो मैं क्या कर दूंगा? प्रधानमंत्री बना दूंगा उनको या मुख्यमंत्री बना दूंगा। आप समझो मेरी बात को ना। तो मैं मतलब मुझे गलतफहमी नहीं है कि वो इतना समझदार समाज। बेसिकली होता क्या है, उत्तर प्रदेश का जब भी चुनाव आता है तो यहाँ एक चर्चा होती है कि ये समाज नाराज है। हर बार और इसके इस नाराजगी के नाम पे वो उनके कुछ सीटों में टिकटों में बढ़ोतरी हो जाती है, बस यही होता है। हर पार्टी में चलता है कि नाराज है। तो ओके, वो फिर सब में दौड़ लगती है कि भाई इनको अपने खेमे में कर लो, इनको अपने खेमे में कर लो। मैं एक और चीज आपसे बता रहा हूँ, इंदिरा साहनी का जो केस है, उसका जो जजमेंट है वो कहता है कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% ज्यादा नहीं हो सकती। केंद्र ने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया है। अब मेरा सवाल ये है आपके दर्शकों से भी और बुद्धिजीवी लोगों से भी कि क्या आरक्षण की कैप खत्म हो गई है कि 49.5 प्लस 10% ईडब्ल्यूएस? क्या 59.5% आरक्षण मिल रहा है, या फिर 49.5 में से ही किसी तरह से कटौती वटौती करके उसी में से जो है बैकलॉग और वो सब चीजें करके नई नियुक्तियों में वो करके घोटाले करके क्या उसी में से 10% दिया जा रहा है? या सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा ऑर्डर है जिसने 50% कैप पार कर दी? दूसरा, या फिर सरकार ने कौन सा ऐसा राजपत्र जारी किया जिसके आधार पर ईडब्ल्यूएस दिया जा रहा है तक लगा सब जगह पे? इसका जवाब मैं आपके दर्शकों से और बुद्धिजीवी लोगों से चाहता हूं, सरकार से चाहता हूं। मैंने कल भी उनको पूछा है कि आप बस ये बता दो कि कौन से आदेश के आधार पे आप ये कर रहे हैं। राज्य सरकार का आदेश है, केंद्र सरकार का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम भी उसको पढ़ लें कि आरक्षण की कैप हटके जो है, और अगर हट गई है तो हम इसलिए हम डिमांड करते हैं कि अब समय आ गया कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण दो और अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था कराओ, 27% से अलग, क्योंकि आज देश की नीड है। बिल्कुल। ये जो अति पिछड़ों में वो जातियां रह गई है, पाल है, प्रजापति है, कश्यप है, निषाद है, राजभर है, नुनिया चौहान है, सैन है, विश्वकर्मा है, सोनी है, और ऐसी सैकड़ों जातियां, 3900 जातियां जो है मंडल कमीशन में चिन्हित हुई थी, जिनका अभी एमपी नहीं बना है, जिनका आज विधायक नहीं है, जिनका आज सांसद नहीं है, जिनका जो है कैबिनेट में सेक्रेटरी नहीं है, जिनका एडिशनल सेक्रेटरी नहीं है, जिनका स्पेशल सेक्रेटरी नहीं है, जिनका यूनिवर्सिटी में चांसलर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, आज समय आ गया है। जिनके डीएम नहीं है, एसएसपी नहीं, उनको जो है अतिरिक्त जो है 15% आरक्षण दो। मैं उनका हितैषी और मैं करूंगा इस काम को। मैं आप आज कह रहा हूं कि जिसमें जितना जोरों लगा लो, जब तक मैं ये मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू नहीं करा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण नहीं दिलवा देंगे, 27% अतिरिक्त, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। जिसमें जितना दम हो जोर लगा लो, हमें जितना दम हम लगाएंगे। जब 10% ईडब्ल्यूएस की बात होती है जी, तो कोलेजियम सिस्टम पर भी सवाल उठ जाता है जी। और अभी आपने संसद में जो एक विधेयक लाया गया था जजों की संख्या बढ़ाने वाला, उसको लेकर के आपने कमेंट भी किया कि हमें हाई जुडिशरी में यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन चाहिए। तो क्या तो मैंने क्या गलत किया आप ये बताओ ना। मतलब चपरासी के टेस्ट के लिए परीक्षा होती है भाई। इन जजों को जो तनख्वाह मिलती है, जो सहयोग मिलता है, जो सुविधाएं मिलती है, वो सरकार के पैसे से मिलती है, जनता के, सब जनता के पैसे से, और आफ्टर जो है रिटायरमेंट में मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब ये सरकारी तंत्र है तो इसमें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? जबकि और कोलोजियम का एक्ट एक कहता है, मैं आपको पूरा दे दूंगा, वो कहता है कि SC ST OBC के रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, और ये भी कहता है जो क्षेत्रवार जो रिप्रेजेंटेशन है प्रदेशवार, उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं कह रहा हूँ 33 से 37 हो गए भाई। तो SC ST OBC के कितने आप बना रहे हो? पर लिस्ट आती है, एक भी नहीं मिलता है। कभी एक मिल जाता। मैं पूछना चाहता हूँ, इस 85% आबादी में क्या इतना भी योग्यता नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? क्या है ऐसा पैमाना? जैसे मोहन भागवत जी ने अभी कहा कि जो सक्षम लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो आरक्षण छोड़। तो मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट क्या आर्थिक रूप से संपन्न होने से सोशल स्टेटस बदलता है? इसका जवाब मोहन भागवत जी को मुझे डिबेट में देना चाहिए। बिल्कुल, कि अगर जिसके पास पैसे हो गए हैं, या जो एक बार विधायक बन गया, या सांसद बन गया, या मंत्री बन गया, या मुख्यमंत्री बन गया है,
क्या उनका सोशल स्टेटस बदल गया है? इनकी पार्टी क्या अब राष्ट्रपति क्या वो दलित की जगह, ओबीसी की जगह स्वर्ण हो गए? राष्ट्रपति तक की तो जाति बता दी जाती है, हाँ, जब आप खुद से मंत्रिमंडल विस्तार करते हो गर्व के साथ बताते या हैं। जब उपराष्ट्रपति बनाते हो, राष्ट्रपति बनाते, तो आप बताते हो कि हमने दलित समाज के इतने मंत्री बनाए, पिछड़े समाज के इतने बनाए, दलित समाज का राष्ट्रपति हमने बनाया, आदिवासी समाज की महिला को राष्ट्रपति हमने बनाया। ये बात आप खुद से कहते हो स्वयं से। तो सच ये है कि पैसे से सोशल स्टेटस नहीं बदलता। और मैं आज कह रहा हूं, अगले 50 साल बाद आरक्षण जैसी चीजें शायद उस पर चर्चा होनी कम हो जाएंगी, क्योंकि सोशल स्टेटस बदलेगा। आप अंतिम व्यक्ति को भी अपने पैरों पर खड़ा करो, मजबूत करो, उसको टैक्स पेयर बनाओ, और फिर जो है जनरल मेरिट का सामना भी करेंगे आपकी। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जो भी मेरिट होगी जनरल, उसका सामना करेंगे। किसी कीमत पे आपके मेरिट को भी से भी पीछे नहीं हटेंगे। शर्त यह है कि रेस की लाइन एक हो जानी चाहिए। उसी तरह की सुविधा और जो है व्यवस्था हम लोगों को मिलने लग जाए, हमारे व्यक्ति को जिस तरह की औरों को मिल रही है, फिर रेस की लाइन एक हो जाएगी, तो हम आपकी जनरल मेरिट को भी फाड़ेंगे, उसको भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। आपकी राजनीति को बहुत करीब से मैं देख रहा हूं जी। मैं देखता हूं कि लीक पर चलने वाली जो एक राजनीति होती है कि एकदम सेट पैटर्न हो जाता है कि मतलब सीधे इसी पर चलना है। आज जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, बैकड्रॉप में हमारे 2 तस्वीरें हैं, जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की, पसंदीदा तस्वीरें। हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की और बीपी मंडल साहब की। तो बीपी मंडल साहब की तो चलो ठीक है, दिखावे के लिए ही सही, तमाम पिछड़ों की बात करने वाले राजनीतिक दल या बहुजनों की बात करने कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन बीपी सिंह जी को उनका समाज ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा, कह रहा कि इन्होंने पिछड़ों को दे दिया, और पिछड़े कुछ पा रहे हैं तो पहले तो मंदिर का घंटा बजाने जाते हैं कि भैया इनकी वजह से मिल गया। और आप विश्वनाथ प्रताप सिंह की तस्वीर रखे हैं, कल मंच से आप कई बार उनका नाम लिए। नाम नहीं लिए सिर्फ, एक्चुअली हम उनका जो है, उनके द्वारा किए गए प्रयास से और उनके द्वारा लिए गए निर्णय से जो सामाजिक बदलाव हुआ है, हम उसको समझते हैं। ये पिछड़े वर्ग के लोग भले ना समझे, हम समझते हैं। और जो समझता है वो मानता है वीपी सिंह जी को उतना जितना हम मानते हैं। बिल्कुल। देखो, वीपी सिंह जी राजपूत समाज से आते थे, हालांकि मैं उनको जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहता, मुझे देखना चाहिए। ये उनके साथ उनका जो कद है, उनके साथ ये गलत होगा अगर मैं जाति के आधार पर देखेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, और जो निर्णय उन्होंने लिया उससे एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन हुआ। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इन कुर्सियों को तक हम नहीं पहुंच सकते, तो उन पर जाने का अवसर हमें मिला है, हमारी संख्या बढ़ी। बिल्कुल। तो वीपी सिंह जी को उनके समाज के लोग इसलिए पसंद नहीं करते कि उनके ऊपर ये ठप्पा है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिलाने का काम किया। ये उनके ऊपर आरोप है, उनके आधार पर, जबकि सशक्तिकरण का बड़ा प्रयास है। बिल्कुल, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। हाँ, जबकि उस समय के जो समकालिक जो नेतृत्व थे, शरद यादव जी से लेकर माननीय काशीराम साहब, तो 45 दिन तक बोट क्लब पे धरना देते रहे। नारा जो उन्होंने दिया, मंडल कमिशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो वो इसलिए उनका सम्मान नहीं करते हैं। और पिछड़े वर्ग के लोग जाति के आधार पर, क्योंकि उनकी जब पिछड़े वर्ग से नहीं आते, उसमें सेट नहीं बैठ रहे हो, तो वो उनका सम्मान नहीं करते। ऐसे में एक किरदार जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया, जो है जिसके अंदर न्यायिक चरित्र था, तो मेरे जैसे व्यक्ति को जो जाति से परे, उसका सम्मान करना जरूरी हो जाता है, इस बात के साथ कि उस किरदार को भुला ना दिया जाए। तो कल मैंने मांग की कि सदैव वीपी सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और जिस दिन मैं इस हैसियत में आ जाऊंगा लोकसभा के अंदर, मैं लिख के देता हूं कि हम सरकारों को मजबूर कर देंगे कि वो वीपी सिंह जी को भारत रत्न दें, और साथ साथ बीपी मंडल जी को और मान्यवर काशीराम साहब को, ऐसे तमाम महापुरुषों को भी भारत रत्न से नवाजे, जिन्होंने देश के राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान किया है। इसलिए मैं इस बात से संकल्पित हूं कि जब अवसर मिलेगा कल, तो हम लोग इस काम को करेंगे, मजबूती से करेंगे। जो किरदार है इस देश के राष्ट्र के निर्माण में, चाहे वो अर्जक संघ के हों हमारे, चाहे मामना रामसु वर्मा जी हों, महाराज सिंह भारती जी हों, बाबू जगदेव प्रसाद हों, कपूरी ठाकुर जी, कपूर ठाकुर तो मिल ही गए, ऐसे तमाम जो है, ब्रह्मानंद लोधी जी हों, संतराम बी प्रजापति जी हों, इन सब को ये असली भारत रत्न है आपकी नजर में। हाँ, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी हों, ये जो एक लेगेसी है, इनको हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको भी वो सम्मान मिले जो आजकल सत्ता से दूरी के कारण, बहुजन समाज के असल नेतृत्व की जो सत्ता दूरी, उसके कारण जो है, जो पिछड़ गए हैं, जिन नामों को भुला देगा, उनको भी उनकी चमक को फीका ना पड़ने दीजिए। उसका भी हम लोग मजबूत प्रयास करें। मैं कार्यक्रम कवर कर रहा था, जन आंदोलन आपका, तो तख्तियां
बहुत सारे लोग लिए थे अलग अलग तरह की, उनमें इस तरह की डिमांड थी जिनको लोग छूना तक नहीं चाहते। आपने न्यायपालिका में आरक्षण मांग लिया, जी। आपने निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग लिया, आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन मांग लिया। मतलब इनको आदमी टच नहीं करना चाह रहा है। जी, मैंने उससे भी बड़ी बात की। जी। देखिए, न्यायपालिका में SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, ये देश की डिमांड है। प्रमोशन में रिजर्वेशन भी SC ST OBC समाज को अच्छा, आपने मिलना चाहिए। ओबीसी भी जोड़ दिया उसमें? हाँ, मिलना ही चाहिए, हमारी डिमांड है। और सरकारी ठेके जो हैं, जिसमें जो सत्ता में लोग होते हैं अपने लोगों को अवसर देते हैं, देते हैं, बिल्कुल। और फिर उन ठेकों का क्या हाल हो रहा है, पुल देख लो आप, बिल्कुल। पंखे से सुखाया जा रहा है। ऐसे सरकारी ठेकों में भी इनके अंदर बिजनेसमैन डेवलप हों, आर्थिक रूप से सशक्त लोग डेवलप हों, तो सरकारी ठेकों में भी SC ST OBC को आरक्षण, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, SC ST को मिला हुआ है हाँ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभाओं में, बहुत बड़ी डिमांड है लोकसभाओं में, लेकिन OBC को नहीं है। और OBC के नेताओं की हिम्मत नहीं है, कहते कोई नाराज हो जाएगा। मैंने तो सुना ही नहीं है OBC का कोई नेता कहेगा, उनको लगता है कि फलानी जाति नाराज होगी, फलाना ये नाराज हो जाएगा। और SC ST क्यों कहे, लेकिन अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं वैचारिक आदमी हूं, विचारधारा पर आधारित आदमी हूं, चीज़ों को समझता हूं, इसलिए मेरी ये डिमांड है कि SC ST के तरह OBC को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में दिया जाए, जिससे कि जिन जातियों ने विधानसभा और लोकसभा का मुंह नहीं देखा, उनको भी विधानसभा लोकसभा में आने का मौका मिले। मैं ये समझता हूँ जिसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा उसकी चर्चा नहीं होगी। हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। और जब वो जाए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैं जब गया हूँ तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिन पर चर्चा हो रही है पार्लियामेंट में। मैं 2 साल से तो मैं ही कह रहा हूँ, BSc की मीटिंग होती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, ऑल पार्टी मीटिंग में हर बार कहता हूँ कि SC ST पे जो अन्याय हो रहा है, जो उनको जमीनें मिली थी छीन ली गई है, जो उनकी नौकरियां थी वो खत्म कर दी गई है, जो उनका आरक्षण था उसको लगातार कमजोर किया जा रहा है, और फिर उनकी जो है उनके साथ NCRB का डेटा कह रहा है कि उनके साथ लूटपाट, हत्याएं, मारपीट और तमाम तरह के अन्याय और बलात्कार सब चीजें हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ जलाया जा रहा, मारा जा रहा। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि तमाम पुलिस या इंटेलिजेंस, तमाम एजेंसियां, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, ये क्या कर रही है देश के अंदर, सरकारें क्या कर रही हैं, जब लाखों महिलाओं के साथ जो है हर साल रेप, अत्याचार, घटनाएं और मृत्यु और ये सब चीजें हो रही है, तो ये कर क्या रहे हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन फॉर्मूला क्या, अपराध क्यों नहीं कम हो रहा है, क्या हम लोग बनने के लिए पैदा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, जब मैं हूं और डिमांड कर रहा हूं तो चर्चा नहीं हो रही है, आप समझो कि वहां कोई डिमांड ही नहीं कर रहा मेरे अलावा इस बात को, तो इसका मतलब डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर विभिन्न समुदाय का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उन पर चर्चा होगी। इसलिए मैं चाहता हूं जिन जातियों को मौका नहीं मिला उनको मिले, उनको अग्नि पंक्ति में लाने के लिए आज जरूरी है कि राजनीतिक आरक्षण जो है पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को मिले, देश की ये मांग है। हालांकि ये सवाल मतलब मेरे लिए सवाल नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में ये सवाल तैर रहा है तो इसलिए पूछना लाजमी हो जाता है। तमिलनाडु ने तो एक प्रयोग किया, उसने वहाँ की किसी भी पार्टी ने, स्थापित पार्टी ने एक जाति को टिकट नहीं दिया। हालांकि अभी आपने केवल 45 टिकट दिए, आपने OBC को भी टिकट दिया, सिख को भी टिकट दिया, मुस्लिम्स को भी टिकट दिया, SC वर्ग को भी टिकट दिया, लेकिन जो तथाकथित जो सवर्ण, हाँ, जनरल सीटों पे भी दिया, 5-5 पे आपने, जो अपने आप को सवर्ण मान करके बैठे हैं, और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती, जैसा घुमाते रहते हैं मीडिया वाले घुमाते रहते हैं, चलो देख लेते और आपने उनको सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, काशीराम साहब कहते थे शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। ये तो बड़े दिन बाद सुन रहा हूँ, हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की कहने की। आप मेरी बात तो समझो, हम सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चला रहे हैं, तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं, और अगर वो सब भाई हमारे साथ आ जाएंगे तो वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बना के रखने का काम करेंगे, तो उनके साथ मिलकर आंदोलन आगे नहीं जा सकता। उनमें भी जो इस विचारधारा के लोग हैं, फूले, साहू, अंबेडकर, सामाजिक न्याय, VP सिंह जी के कैरेक्टर को बिल्कुल वो करने वाले, वो जो लोग हैं वो सामने निकल के आए, हम लोग उनका सम्मान करेंगे। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संख्या के आधार पर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जिसको हम नेता बना रहे हैं वो हमारे लिए काम करेगा, हमारे लोगों के लिए काम करेगा, या उनके विरोध में काम करेगा, नहीं उनके विरोध में काम करेगा, ये भी बात है, आप समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम ना नहीं कर रहे हैं किसी को, कोई संविधानवादी, अंबेडकरवादी, फूले साहूवादी, VP सिंह वादी, BP मंडलवादी अगर कोई है तो वो आए,
अपने कार्य को बताए कि उसने इन वर्गों के लिए क्या क्या काम किए हैं। बिल्कुल। और जो डिमांड्स हम कर रहे हैं, प्रमोशन, रिजर्वेशन, निजी क्षेत्रों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण इन वर्गों को, वो राजनीतिक आरक्षण, क्या इसका वो हितैषी है, क्या इसका समर्थक है, तो वाई बाहर निकल के हम लिख के कहते हैं हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे, उसको टिकट भी देंगे, उसके लिए वोट भी मांगेंगे, उसको जिताने के लिए जी जान भी लगाएंगे, हम गारंटी देते हैं। हम जाति के विरोधी नहीं है, अगर होते तो वीपी सिंह की तस्वीर क्यों लगाते? सही बात है, बिल्कुल। हम जाति के विरोधी नहीं है, हम महापंडित राहुल शंकराचार्य का भी सम्मान करते हैं, बिल्कुल। हम ऐसा नहीं कि सम्मान नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, हमारी मित्रता भी है सब लोगों से, पत्रकारिता में बहुत सारे हमारे साथी हैं और व्यक्तिगत रिश्ते में हमारे, लेकिन सवाल यहाँ बुनियादी राजनीति अलग विषय है, जैसे धर्म अलग विषय है, आस्था अलग विषय है, बिल्कुल, राजनीति अलग विषय। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनते हैं कि हमें किसी की धार्मिक आस्था पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हम अंधविश्वास, पाखंडवाद से मुक्त भारत के लिए प्रयास करें, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राइट है, ये भारतीय का संविधान कहता है, आर्टिकल 51 में ये है। लेकिन हमें ध्यान रखना कि हमें किसी भावनाओं का अपमान नहीं करना है। हम जिस राह नहीं चलना चाहते उस राह को छोड़ दें, बिल्कुल, अपने आप को दूसरी राह की तरफ ले चलें। लेकिन किसी मकसद से इस तरह काम करने से समाज में विभाजन होगा, मतलब विरोध की बजाय बायकॉट की बात कर रहे हैं आप बताइए। देखिए, किसी को अगर मैं किसी से सहमत नहीं हूँ तो ठीक है, नहीं सहमत तो अपना रास्ता बदल। बिल्कुल, हिंसा रास्ता नहीं है। हम लोग तो ये चाहते हैं कि ये देश अंधविश्वास, पाखंडवाद मुक्त बने, और आज नहीं तो कल बनेगा, आप देख लेना। लोग समझने लगे चीजों को, लोग समझने लगे कि कौन जो है धर्म के नाम पे 500 रुपए की जमीन लेके जो मध्य प्रदेश में बैठ गया है, और कौन किसी गरीब की जमीन छीन रहा है, कुशवा समाज के लोग गोली मार रहा है। अब देश समझने लगा धीरे धीरे चीजें। अब सोशल मीडिया का समय, वीडियो बनती है, सब लोगों के सामने आ रही है। बिल्कुल। और कैसे घोटाले हो रहे हैं राम के नाम पे। आपने देखा नहीं अयोध्या में क्या हो रहा है, कि देखिए आपके नीचे कैमरे के सामने, और वहां तो कहते हैं साक्षात राम है वहां। भाई अब तो स्थापित भी कर दिए, पहले तो नहीं भी थे। अब तो जो है प्राण प्रतिष्ठा करके फिर भी लूट हो रही है। आप समझो कि अब बताइए क्या बताएं, अगर इसको लीगली इस मामले को देखें तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई। अगर किसी के रहते अगर चोरी हो रही है, कोई मतलब जैसे मैं यहाँ मौजूद हूँ, इस कमरे से कोई चीज उठ जाए तो मुझसे पूछताछ की जाएगी। तो एफआईआर करवा दें क्या फिर? लीगली तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि भाई आप यहीं हो, आपके सामने चोरी हुई, तो आपने बताओ किसने की। चोरी क्या, रेप तक हो जा रहे हैं सामने, आमने सामने, क्या है। अब ठीक है, और यही कह सकते हैं कि लोगों को इन सब चीजों से दूर होकर बिल्कुल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, और शिक्षा को हथियार बनाना चाहिए। और जो हमने कहा है, आज मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, कक्षा 1 से 12 तक शिक्षा मुफ्त, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन हाई 12 तक ही नहीं, पीएचडी, जो भी आप टेक्निकल कोर्स जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी इतना आसान करना चाहिए कि गरीब का बेटा भी उसका लाभ ले सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस पूरे इंटरव्यू को गौर से देख लीजिएगा। एक इंटरव्यू मैंने आपका देखा भाई, रुको। और हम कितने पैसे लिए टिकट में, प्रभारी। अरे कोई बताया नहीं, मैं सोच रहा था कोई बता दे। नहीं तो आप उनसे अलग से पूछो, उनका स्टिंग कर लो कि हम कितना जो है पैसा वैसा लिए। कोई बताने को तैयार नहीं, कह रहा 1 रुपया नहीं लगा हमारा। हम फिर कई लोगों से पूछा हमने, प्रत्याशी हम देखे आपका, हमने पिछले वर्ग वालों से भी पूछा, तो हमसे पूछ लेते, बता दो भाई। भाई आप हमसे पूछ लेते, कहें को आप उनसे पूछे। तो आप सही चीज नहीं बताते ना, हमने कहा प्रत्याशी डायरेक्ट पूछ ले कि भाई क्या पैसा लगा। आप थंबनेल जो आप लगाए हैं वो देख के हम सोचे कि भाई कौन ऐसा कह दिया कि हम किसी कुछ लिए हैं। हमने तो कोशिश की है सामाजिक न्याय के रूप सारी जातियों को जनरल सीट पे। लेकिन मैं क्या पूछना चाहता था कि जो इंटरव्यू हो रहा था वो मजा खेल चल रहा था या इंटरव्यू वास्तव में चल रहे थे, वो समझना चाह रहा था मैं। पूछो, इंटरव्यू के बाद उनको 1 महीना लगा इन सब चीजों को आने में, और अभी तो फिर नई लिस्ट आ रही है। नई लिस्ट आ रही है, उसमें भी चर्चा होगी कि इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, इसको नहीं। फिर ऐसे ही होगा। अब वही होगा जो मतलब सामाजिक न्याय के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में सामाजिक न्याय ही होगा, और वो दिखेगा आपको होते भी। इस इंटरव्यू को बहुत पूरा अंत तक गौर से देखिएगा, आपको एक बात का जवाब खुद मिल जाएगा जो आप मुझसे जानना चाहते हैं। मैं एकदम क्लियर हूं अपनी जिंदगी में, खुली किताब की तरह, जिसका समर्थन है, खुले तौर पर है, विचारधारा के साथ है। तो अगर आपके मन में सवाल उठता है कि मैं सांसद चंद्रशेखर आजाद, उनकी पॉलिटिक्स और बहुजन राजनीति को क्यों इतना ज़्यादा कवर करता हूं, इस पूरे इंटरव्यू में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वो राजनीति जो अब मुंह से लोग बोलने से बचते हैं, सीधे सीधे मंडल की बात, सीधे सीधे कमंडल की बात, सीधे सीधे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात। और एक बात ऐसी सुनी मैंने जिसको कितने सालों पहले मैं सुनता था मान्यवर साहब के मुंह से कि शेर और बकरी एक बाड़े में नहीं रह सकते, मतलब वरना तो दोनों में बहुत जल्द जो है कोई एक जगह खाली दिखाई देगी, और जगह किसकी खाली होगी आप समझो। बिल्कुल, जैसे शेर ताकतवर होगा, बकरी को खा जाएगा।
अब इतनी स्पष्ट राजनीति के बावजूद अगर मैं इनका वास्तविक काम लोगों के बीच में न ले जाऊं तो शायद मैं मिशन के साथ गद्दारी कर रहा हूंगा। इसलिए सारे आरोप स्वीकार हैं। इंटरव्यू सुन लीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लेकिन निष्पक्षता के साथ। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। काशीराम साहब कहते थे शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। शेर और बकरी को एक बाड़े में नहीं रखा जा सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, 85% आबादी में क्या इतना भी योग्यता नहीं है कि वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए? क्या है ऐसा पैमाना? इसका जवाब मोहन भागवत जी को मुझे डिबेट में देना चाहिए। मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो छोड़े आरक्षण कि भाई वो बनेंगे, उनका बेटा बनेगा, उनकी पोती बनेगी, उनका दामाद बनेगा, तो ये छोड़े ना सबसे पहले। जब तक अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण नहीं दिलवा देंगे, 27% अतिरिक्त, जब तक मैं ये मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू